गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं 11th क्लास का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, है ना। या अगर हम दूसरे तरीके से बोलें दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स मीन्स ABC ऑफ फिजिक्स, उस टॉपिक को लेके चल रहा हूं। तो आप ये लेके चलिए कि ये टॉपिक जिसको क्लियर नहीं हुआ ना तो वो फिजिक्स पढ़ना के बारे में सोच भी नहीं सकता, राइट। तो मैं कुछ जहां पे लिखे हुए हैं ऑपरेटर, तो हमने ये अप टू 10th का मतलब हो गया कि 10th क्लास तक आपने एडिशन पढ़ा हुआ था जिसका सिंबल ये होता है। अब हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड बड़ा हो गया 11th में, हाई सेकेंडरी में आके तो सिंबल की जगह पर हम ऑपरेटर बोलें तो बेटर रहेगा। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर पढ़ा हुआ आपने, डिवीजन का ऑपरेटर पढ़ा हुआ आपने, मल्टीप्लाइकेशन कैसे करते हैं उसका ऑपरेटर पढ़ा हुआ है। कहने का मतलब हो गया कि इनको बेसिक या एलिमेंट्री टूल्स या एलिमेंट्री ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ दो बेसिक ऑपरेटर और भी हैं जिनका नाम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये भी बेसिक या एलिमेंट्री टूल्स हैं फिजिक्स के, जैसे हम बोलेंगे मैथमेटिक्स के, है ना। मैथमेटिक्स क्यों है? क्योंकि फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? तो आपने पढ़ा है फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड इन ऑर्डर टू डू एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ वी हैव टू यूज सम टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, है ना। तो मैथमेटिक्स बीच में आएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो हमने दो ऑपरेटर, अभी इनको भी बेसिक ऑपरेटर आपने बोला, है ना। भाई दे हैव नॉट टॉट अप टू 10th क्लास, तो 10th क्लास तक ये क्यों नहीं सिखाया अगर ये भी बेसिक ऑपरेटर हैं। तो अगर हम सोचें तो मे भी रीजन ये होगा कि मे भी ये सीखने में टफ हो, है ना, या कोई और रीजन भी हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या रीजन है। तो मान के चलें कि मैं ऐसे लिखूं 2 और गैप डाल के 2 और आपको बोलूं कि क्या रिजल्ट आएगा, तो दिस इज जस्ट अ कंफ्यूजिंग पार्ट, हम रिजल्ट नहीं बता सकते। लेकिन अगर उसी की जगह पे मैं 2 और ऑपरेटर डाला हो एडिशन का प्लस का, तो फटाफट हम बोल देंगे 4, इसमें कंफ्यूजिंग वाली बात ही नहीं है, इट्स सो सिंपल। ऐसे ही अगर हम 2 और गैप डाल के 2 फिर मैं बोलूँ कि क्या है, तो एक कैंडिडेट बोलेगा कि सर 4 है। लेकिन अगर मैं ऑपरेटर डाल देता हूं माइनस का तो ये 2 है। इट मीन जब तक जहां पे ऑपरेटर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम आंसर नहीं बता पा रहे हैं, वो आंसर एक कंफ्यूज्ड करेगा हमें कि क्या आंसर हो सकता है। दूसरी बड़ी बात ये देखिए आपने कि प्लस लगाने पे वो 4 बनता है ना, जिनको आप ऐड कर रहे हैं उससे भी बड़ा नंबर, तो इसलिए ये एडिशन का ऑपरेटर जो है एक कंस्ट्रक्टिव ऑपरेटर बोला जाएगा। और माइनस लगाने से वो खत्म हो जाता है नंबर, है ना, तो इसलिए माइनस का ऑपरेटर को एक डिस्ट्रक्टिव ऑपरेटर बोला जाता है। तो जितने भी हमारे पास ऑपरेटर हैं जहां तो वो कंस्ट्रक्टिव होंगे जहां वो डिस्ट्रक्टिव होंगे। अब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है ना, तो इसके अगर हम देखें तो एक से ज्यादा ऑपरेटर है ना। एडिशन के ऑपरेटर आप बोलें कि 2 + 2, आप बोलेंगे 4, मैं बोलूंगा 2 प्लस का साइन थोड़ा बड़ा डाल दूंगा तो अभी तो 4 ही होगा, है ना। तो इसके साइज चेंज करने से कोई ऑपरेटर थोड़ी चेंज हो गया, ऑपरेटर वही रहेगा। लेकिन अगर मैं 2 के बीच में थोड़ा घुमा कर डाल देता हूं यही प्लस को, तो अब वो प्लस तो नहीं रहेगा, तब आंसर आप 4 बोलेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई तरीके से बोल रहे हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर जो हैं कुछ कैसे होते हैं। डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर इस टाइप का होगा, डी, इसको बोलेंगे dy/dx, dy/dy, dy/dz, dy/dt, जिसका मतलब हो गया कि हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं या t कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन के भी कुछ ऑपरेटर इस टाइप के होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं हर अल्फाबेट का ऑपरेटर पॉसिबल हो सकता है। तो इट मींस डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के जो ऑपरेटर हैं, है ना, एक से ज्यादा हैं। तो हमारे पास ये भी रीजन हो सकता है कि हमारे पास ऑपरेटर ज्यादा थे इसलिए आपने 10th लेवल तक नहीं पढ़ा। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो जिन पे अप्लाई की जाती है उनको बोलते हैं फंक्शंस, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि फंक्शंस क्या चीज है। तो फंक्शन एक बड़ा एक वास्ट कंसेप्ट भी है, वहां पे हम अभी नहीं आएंगे। हम छोटा सा आइडिया दे रहे हैं फंक्शन क्या है। एक मैथमेटिकल रिलेशन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कंबाइन है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब हो गया अगर एक x की वैल्यू चेंज करें तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, है ना। दे आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे y = 5x लिखा मैंने, या y = 5x² 1 लिखा, तो ये दोनों ही हमारे पास फंक्शन माने जाएंगे। और एक फंक्शन को आप डिनोट कैसे करेंगे, y = f(x), f कैपिटल भी हो सकता है, और जिसे कैसे रीड करेंगे, y is a function of x, है ना।
अगर हमारे पास मैं ऐसे लिखूं y इजकल टू एक्स प्लस वाई ऑलरेडी है इधर, x प्लस जेड प्लस टी, तो इसे हम ऐसे लिखूंगा y इज फंक्शन ऑफ कितने वेरिएबल, x का भी है, z का भी है, t का भी है। इस मीन्स कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे या 2 की चेंज करेंगे, 3 की चेंज करेंगे, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा हम और आगे चलते हैं। अगर मैं y इजकल टू 5x लेता हूं और x इजकल टू 1 2 3 ऐसे पुट करके y की वैल्यू निकालता हूं और उनका ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो हमारे पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। और जो नो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है mx, तो ये भी इसी टाइप का है जहां m जो है वो स्लोप, क्योंकि m जो है वो स्लोप है, जहां 5 जो स्लोप है। तो 5 का मतलब क्या हो गया, जहां पे मैं आपको बताऊं, आप 1 यूनिट आगे जाएंगे y 5 हो जाएगा, फिर 1 यूनिट आगे जाएंगे y 10 हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे m निकालूं, m होता है y अपॉन x, तो आप जैसे ही y को x से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 5 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर फिर 5 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर। तो इस ग्राफ में आप देखें एक कांस्टेंट स्लोप बन के चल रही है। लेकिन अगर यही ग्राफ में इस टाइप की इक्वेशन का बनाना होगा, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन एक कांस्टेंट तरीके से नहीं बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी स्लोप जो है वो चेंज हो रही है, इसकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये जहां पे भी हमने लिखा है डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप्स आ रही है, लेकिन इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे स्लोप एक जैसी आ रही है ना। मैं फिर इसको थोड़ा सा कहीं 2x की वैल्यू लेके चलता हूं, एक x की वैल्यू जे, इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू y1 है और इस x की 2 जो है इसकी वैल्यू y2 है। तो मुझे इस इक्वेशन को अगर लिखना होगा, इसकी इक्वेशन, तो y इक्वल टू mx, जैसे मैंने अभी बोला, तो m निकालना होगा तो y upon x, राइट। तो इसमें आप जहां मर्जी m निकालें तो y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो मान के चले कि मैं 2 इंटरवल के बीच में निकाल रहा हूं, तो अब मैं y की वैल्यू, तो y2 माइनस y1, इट मीन सिर्फ इतना सा पार्ट ले रहा हूं और x की वैल्यू में ये आ जाएगा, है ना। इसी चीज को अगर मैं बाहर बनाए, तो ये हमारे पास मान के चले a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, ये मैंने जहां बना लिया, ठीक है। और नहीं, b पॉइंट आपने ये रखा था, मान के चलो ये c पॉइंट है, तो ये पॉइंट मैंने c इधर ले लिया और b पॉइंट ये अब बिल्कुल इसके ऊपर मैंने ये आगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आप इसको लाइन आने दें, जहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, जहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसके पैरेलल लाइन ये ड्रा करें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा a c और ये हमारे पास बन जाएगा b। अगर मैं ये b c निकालूं, y2 माइनस y1 निकलता है, और a c निकालूं x2 माइनस x1 निकलता है, जिसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, जिसे tan थीटा बोलते हैं। तो जहां से एक चीज क्लियर की हमने कि स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा। अगर हमें थीटा पता है, उसकी tan वैल्यू लें, समझो जो रिजल्ट आएगा वही समझिए कि उसका स्लोप निकल रहा है। तो अब मैं अगर इससे आगे लेके चलूँ आपको, तो एक इस टाइप के इक्वेशन का मैं ग्राफ ले रहा हूं जिसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, उसकी हम बात करें तो ये हमारे पास आ गया। इस केस में a, अगर कर्व की बात करें तो a इधर है, b इधर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे होनी चाहिए। तो ये a b इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक a b स्ट्रेट, अगर हमें इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है, वी हैव टू टेक a b वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर a और b की हम देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मुझे इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है और a और b के बीच में बहुत कम डिस्टेंस रखना पड़ेगा। इट मींस a और b एक दूसरे के बहुत करीब हैं, बहुत पास पास हैं। तो अगर हम इस केस में स्लोप निकालने का फार्मूला फिर वही बोला y2 है, तो अगर y2 y1 इतने पास है, उसको मैं डेल्टा y ले रहा हूं, है ना। डेल्टा वर्ड फिजिक्स में क्या होता है, ये वहां पे यूज होता है। इट मीन्स कि वैल्यू तो चेंज हो रही है, जितनी कम पॉसिबल हो सके उतनी कम चेंज हो रही है ना। तो डेल्टा x2 माइनस x1 जो है वो हम डेल्टा x ले रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यही चीज m जो है ये डेल्टा y upon डेल्टा x आ जाएगा। इसको और बेटर फॉर्म से लिखते हैं, तो ये मैंने एक लेक्चर में आपको बोला था, x टेंड्स टू 0 का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, 0 के बिल्कुल नियर है ना। तो इट जैसे 0 के नियर, जैसे मैं बोलूंगा x टेंड्स टू 5, तो 5 की वैल्यू बिल्कुल नियर, मे बी 4.9 और मे बी 5.1, है ना। इसलिए x की वैल्यू जहां सिर्फ पॉजिटिव साइड ही अगर रखनी है तो मे बी 0.1, जितनी कम हो सके उतनी कम है।
तो इसका ये मतलब हो गया, इसलिए इसको बेटर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे और अगर उसे लिखें तो ये आ गया। इसका मतलब स्लोप जो है dy बाई डी एक्स हो गया। बट अब हमने देखा कि m जो है वो tan थीटा के इक्वल था, राइट, तो dy बाई डी एक्स जो है वो tan थीटा हो गया। तो dy बाई डी एक्स जो है जिसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, बाई विद रिस्पेक्ट टू x, या जिसे हम बोलेंगे स्लोप किसकी, बाई विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और सिर्फ d अपॉन डी एक्स इस बाई को हटा दें तो इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो सिंपली आपके पास डिफरेंशिएशन की एक डेफिनेशन क्लिक कर रही है जहां पे डिफरेंशिएशन मीन्स कि we have a function and if we applied differentiation of a function, the result which we get is called derivative. So simply differentiation means a method in which we can find derivative of a function। जैसे आपने differentiation किसी function की और हमें जो result मिला वो result क्या आ गया, derivative, right। अब मैं आपको जहां समझाता हूं कि आप कैसे एक क्वांटिटी को डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव कर सकते हो। वहाँ आपने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कांस्टेंट जो है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल टर्म ही आप देख पा रहे हैं। ये बात अलग है, कांस्टेंट भी फिर दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं। तो मैं एक कांस्टेंट एक टर्म ले रहा हूँ जिसको मैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोल रहा हूँ। अगर एब्सोल्यूट कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी ऑपरेटर से तो रिजल्ट हमारा हमेशा 0 आएगा। इट मीन्स एब्सोल्यूट कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएट ही नहीं हो सकती। अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी ऑपरेटर से एक वेरिएबल टर्म को तो हमारे पास उसका रिजल्ट, उसका डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। मैंने लिखा है कि अगर डिफरेंशिएशन वेरिएबल टर्म को करें तो जो हमारे पास आएगा दैट मे बी 0 और मे नॉट बी 0, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि आप एक डिफरेंशिएशन जहां पे ऑपरेटर है, ऑपरेटर मीन्स मान के चलो कि एक डॉक्टर है और उसको बोल दिया कि आपने एक कांस्टेंट टर्म को ऑपरेट करना है, मतलब एक मरे हुए बंदे का ऑपरेशन करना है। तो अंडरस्टूड है, जितना मर्जी एक्सपर्ट क्यों नहीं होगा तो वो उसे वापस जिंदा नहीं कर सकता। हम बोलेंगे उसने ऑपरेशन किया ही नहीं मीन्स बंदा जिंदा नहीं रह पाया, बंदा मरा हुआ था, वो मरा हुआ रहा। अगर वो एक वेरिएबल टर्म को मान के चलते हैं कि एक पेशेंट क्रिटिकल कंडीशंस पे है और उसको डॉक्टर आपने बोल दिया कि उसको ऑपरेट करना है, तो अब दो ही केस हो सकते हैं हमारे सामने। जहां तो ऑपरेशन किया डॉक्टर ने और उसे बचा नहीं पाया, मतलब 0 रिजल्ट दे दिया, जहां डॉक्टर ने ऑपरेट किया और सक्सेस मिला उसको और डिफरेंशिएशन मीन ऑपरेशन जो है वो कामयाब रहा, तो हमारे पास रिजल्ट 0 नहीं हुआ। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एब्सोल्यूट कांस्टेंट तो देखो पाई G5, इट मीन ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं तो प्लेस चेंज करने से चेंज होती है, नहीं टाइम चेंज करने से चेंज होती है, नहीं किसी एक्सटर्नल पैरामीटर से चेंज होती है। जैसे पाई, अब पाई की वैल्यू अगर आप 22.7 या 3.14 लेते थे, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा है, चाहे वो 9th का है, चाहे वो पीजी लेवल का क्यों नहीं है, वो वैल्यू वही लेगा। चाहे वो JNK स्टेट का है, चाहे वो हिमाचल का है, चाहे वो किसी और स्टेट का है, तो पाई की वैल्यू को स्टेट पे डिपेंड थोड़ी कर रही है। ऐसे जी की वैल्यू जहां मर्जी वो पढ़ रहा है ना, जिस मर्जी जगह पे है, जिस मर्जी प्लेनेट पे हो, तो जी की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है। ऐसे 5 की, तो ऐसे कांस्टेंट जो कभी प्लेस चेंज करने से चेंज ना हो, टाइम से चेंज ना हो, या किसी एक्सटर्नल फैक्टर से भी चेंज नहीं हो, तो उसे एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोला जाता है। तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट को कोई भी आप ऑपरेटर से डिफरेंशिएट कर दिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तब भी 0, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तब भी 0, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तब भी 0, है ना। तो चाहे पाई को करो, जी को करो, 5 को करो। अब मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं dy dx ऑफ 5 क्या हो जाएगा, तो आप फटाफट बोल देंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। याद रखें चीज को। वेरिएबल टर्म्स जैसे 5x, क्यों वेरिएबल बोला, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये अलग अलग रिजल्ट आता है। x 0 ये 0 बन जाएगा, 1 ये 5 बन जाएगा, और सो ऑन, ये भी वेरिएबल टर्म है। अब मैं एक वेरिएबल टर्म पर x से डिफरेंशिएट करना चाहा, तो मान के चले ये डॉक्टर है और ये पेशेंट है। अब देखिए थोड़ा सा हम लॉजिकली समझते हैं, पेशेंट x वाला है और डॉक्टर भी x, मीन पेशेंट जो है मान के चलो कि पेशेंट जो है एक स्टोन ऑपरेट करने गया घर से और डॉक्टर भी उसी का एक्सपर्ट है
है ना, तो वो उस पर ऑपरेट करेगा और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मान के चलो कि हमारे पास पेशेंट तो स्टोन ऑपरेट कराने गया, लेकिन उधर डॉक्टर जो है वो किसी और फील्ड का है, वो स्टोन को ऑपरेट नहीं करता है ना, वो मान के चलो कि वो आइज का ऑपरेशन करना जानता है, स्टोन को ऑपरेट करना नहीं जानता। तो अंडरस्टूड है कि वो अगर करेगा उसको ऑपरेट, जहां तो करेगा ही नहीं तब रिजल्ट 0 आ गया, और करेगा तो मार डालेगा उसको तब रिजल्ट 0 आ गया। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू टी, किसी और स्पेशलाइजेशन का डॉक्टर है और पेशेंट किसी और बीमारी का है, तो वो उसको ऑपरेट नहीं करेगा, वो उसको 0 ही करेगा। तो अगर मरा हुआ है तो चाहे ऑपरेटर जो मर्जी है तो वो 0 रहेगा, है ना। लेकिन अगर हम ये बोलें कि जिस टाइप का पेशेंट है, मैं ये चीज़ ले रहा हूँ सक्सेसफुल है, तो कैसे उसने ऑपरेट करना, उसको मान के चलिए कि यहाँ पे पेशेंट टी वाला है और ऑपरेटर भी सेम टाइप का ही आपको मिला, अब ये उसको ऑपरेट करेगा, है ना। देखिए कैसे करेगा, तो इसका रिजल्ट 5 ला देगा। अगर ये टी वाला है, ये एक्स वाला है, तो रिजल्ट 0 कर देगा। अगर ये वाई है, ये एक्स है, तो रिजल्ट 0 कर देगा। मैच नहीं कर रहे हैं तो ऑपरेशन होगा ही नहीं, 0 कर देगा। अब आपने देखा कि इस केस में अगर ऑपरेटर सेम हो, डी बाई डी एक्स और 5x हो, तो फटाफट जैसे टी था ये भी टी था, आपने बोला 5, अब ये भी एक्स है ये भी एक्स है, आप बोलेंगे 5, है ना। तो ज़्यादातर बच्चा क्या करता है, अब कहता है ये डी और डी कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 ही बचा, है ना। ये आप याद रखने का तरीका आपसे कर सकते हैं, लेकिन जब बेसिकली ऑपरेशन किया जाता है तो वो इस मेथड से नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली ऑपरेशन किस मेथड से किया जाता है। जैसे ये आ गया, तो सबसे पहले आपने क्या करना, 5 को वेरिएबल किसने बनाया था, एक्स, तो उस वेरिएबल की जो पावर है ना, उस पावर को सबसे पहले लाना। तो जो भी वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर सबसे पहले लाना, फिर 5 को ऐसे ही, और जो एक्स की पावर थी उस पावर से -1 कर देना, है ना। ये एक ऑपरेशन करने का प्रोसीजर है। तो देखो मैं यही कर रहा हूँ, 1 को पहले ला रहा हूँ 5, और एक्स की पावर 1 थी, 1 की पावर में से 1 माइनस कर दिया, 5, 1 - 1 0, और किसी चीज़ की भी पावर 0 हो वो 1 होती है, तो आंसर हमारे पास 5 आ गया। मैं एक और टर्म लेके चलता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ये भी मैच कर गया, ऑपरेशन हो जाना है। तो इसका आंसर जो है वो 10x। देखो 10x कैसे आ गया, इसी ऑपरेशन से किया आपने। x की पावर 2 थी तो सबसे पहले पावर लाई 2, है ना, 5 को ऐसे रखा, और जो पावर थी उससे -1 किया, तो ये हमारे 5 × 2 10 आ गया, और x 2 - 1, यहाँ पे x की पावर 1 लिखे या नहीं लिखे, इट मीन्स 10 ही आएगा। मान के चलो कि मैं फटाफट इधर 1-2 टर्म और लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन 5x का 4, है ना। तो देखिए सबसे पहले पावर आनी, और पावर अगर मैं अभी शॉर्टकट तरीके से बोलूँ तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 4 20, और पावर को 1 कम करके लिख दीजिए, ये आ गया, है ना। अगर मैं थोड़ा सा और आपको बोलूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ t 5x का 3 कितना हो जाएगा, तो आप तो फटाफट इसको 5 × 3 करने लगे। नहीं, सबसे पहले ये देखिए, ये t है, ये x है, मैच नहीं कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। अगर हम इसे ऐसे लिख रहे हैं और ये भी t का होता, अब डिफरेंशिएशन हो जानी है थी 5 × 3 15, t 3 थी पावर, एक काम करके लिख दो 2, है ना। तो आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया मिला होगा, और डिफरेंशिएशन जो है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका फिजिक्स में, क्यों पढ़ते हैं, है ना। मैंने क्यों बोला था कि ये ABC ऑफ फिजिक्स का, इसके बिना फिजिक्स आप नहीं सीख सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंस पे आ रहे हैं। तो देखिए आपने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वेलोसिटी आ जाता है ना। जब इट मीन कभी भी फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट दी गई होगी, उसका वेलोसिटी निकालना होगा, आप dy/dt से ऑपरेट कर दें उसको। ऐसे ही वेलोसिटी दिया गया होगा, है ना, और उसको टाइम से ऑपरेट कर दे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा, है ना। बाकी ये चीज़ dy/dt कैसे पढ़ना है, रीड एज dy/dt। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना। अगर हम देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ। जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना, वो डिफरेंशिएशन नहीं है। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना, उसी को ही डिफरेंशिएशन बोला जाता है। अब हमारे पास कंक्लूजन आ गया, जब बड़ी सिंपल डेफिनेशन आ गई, डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, जो इंस्टेंटेनियस रेट आ रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, उसी को ही डिफरेंशिएशन बोलेंगे, है ना। अभी भी देखिए स्टिल
इट इज़ कन्फ्यूजिंग पार्ट। मैं इसको क्लियर करते हुए अभी आपको समझाता हूँ कि क्यों, इससे आप ये भी समझाएगा कि क्यों फिजिक्स में। मान के चलिए कि एक गाड़ी चल रही है ना, और ठीक जहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। अब गाड़ी चलेगी तो अंडरस्टूड है, कभी स्पीड ज़्यादा होगी कभी कम होगी, ऐसी स्पीड तो रहेगी नहीं। जब उसका ग्राफ हम बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, कभी स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा है। तो जहाँ मैंने लिखा अ कार मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, है ना, बड़ा मुश्किल है कार कोई कांस्टेंट स्पीड से चलाना है। और इनफैक्ट कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा रेट तक एक यूनिफॉर्म रेट से चल ही नहीं सकती। इवन हमारा प्लैनेट भी एक यूनिफॉर्म रेट से नहीं चल रहा है, कभी स्पीड इंक्रीज कभी डिक्रीज हो रही है। तो अ कार मूविंग विद वेरिएबल स्पीड मेट विद एन एक्सीडेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मान के चलो कि कोई गाड़ी चली और ठीक उसके चलने के 10 सेकंड के बाद एक्सीडेंट हो जाता है ना। आप डिफरेंशिएशन की नॉलेज होगी तो डिफरेंशिएशन की नॉलेज से आप क्या फाइंड कर सकते हैं कि जब 10 सेकंड मीन्स वो वाला टाइम जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे कार की स्पीड क्या थी। मीन जब एक्सीडेंट हुआ तो कार की स्पीड क्या थी। अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन का आइडिया नहीं होता तो हमारे पास कोई मेथड नहीं है जिस मेथड से आप उस पर्टिकुलर टाइम को निकाल पाएं कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था, है ना। तो और भी डिफरेंशिएशन अगर कहने में तो बहुत एक वास्ट पार्ट है। हम फिजिक्स में सिर्फ इसको थोड़ा सा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने के लिए ही काम लाएंगे। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट जो है उसके मैं एक वो बनाए होंगे, वीडियो बनाए होंगे। अगर आप तो सारे के सारे मैं जो फेसबुक पे या उस पे नहीं, लेकिन मैं अपने यूट्यूब पे सारे के सारे लोड कर रहा हूँ। अगर आपको बेसिक ट्रिक्स भी सीखने हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करूँगा आपके तक उसका मैसेज पहुँच जाएगा। पहले तो कभी हमने सोचा भी नहीं कि यूट्यूब पे भी ये वीडियो डाल दें लॉजिकली वीडियो, ताकि स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा ले पाएँ। लेकिन अब कुछ टाइम ही ऐसा आ गया, कहते हैं ना टाइम सब कुछ सिखा देता है। तो आप बहुत कुछ सीख लिया इस टाइम से भी। पहले सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा, है ना, कि जो पढ़ाने के बिना एक दिन नहीं रह सकते वो 2-2 3-3 महीने घर पे बैठेंगे। तो अब हमने जो उस पर वीडियो डाले हुए हैं और आप अगर चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टाइम टू टाइम उस चीज़ को आइडिया मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।